गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा उसके आगे का आज पढ़ेंगे। कल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों से क्लास नहीं हो पा रही थी इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था। स्टूडेंट के कमेंट भी अच्छे आए कि सर बिल्कुल वैसे ही मुझे महसूस हो रहा था जैसे क्लास में होता। मेरी साइड से पूरा वही प्रयास रहेगा जैसे आपको क्लास में पढ़ाया जाता था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी पढ़ने के लिए मिले। कल हम लोगों ने उपधातु के बारे में जाना था, आगे देखते हैं क्या होगा। उपधातु के बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो नॉर्मली जिसमें मेटल धातु और नॉन मेटल अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, ऐसे तत्व ही आपके उपधातु कहलाते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। मुझे लग रहा है शायद लिख लिया हुआ क्योंकि कल कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर जो अभी आप पढ़ा रहे इसे लिखें या ना लिखें। तो मेरे अकॉर्डिंग आप इसे लिख लीजिए क्योंकि ये बेसिक जानकारी है, ये चीज़ें हमेशा काम आती रहती हैं। तो आप इन्हें साथ में जो है वो लिखते चलिए। आगे एक शब्द और जो कभी हम लोग बेसिक केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे। आगे एक शब्द और इसका यूज कई बार किया जाता है, वो आपका है यौगिक या कंपाउंड। यौगिक या कंपाउंड्स। अब यौगिक या कंपाउंड्स किसे कहते हैं? तत्व तो शायद मुझे लग रहा है कल पढ़ा था, याद होगा। तत्व कल पढ़ा था, याद होगा। उसके बाद में ये देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो जो आपका पदार्थ बनता है शुद्ध, वह ही यौगिक या कंपाउंड कहलाता है। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात मिलते हैं तो जो आपका पदार्थ बनता है वह ही यौगिक कहलाता है। जैसे कुछ उदाहरण आपको दिए, जैसे कार्बन तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है। जब ये दोनों आपस में निश्चित अनुपात में बन जाते हैं तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है यौगिक होगा। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक होगा। इसी प्रकार से आपका वाटर, जल जो है वो यौगिक है। NaCl, नमक, सॉल्ट आपका यौगिक है। एंड ETC, वो सारे पदार्थ आपके यौगिक कहलाएंगे जो दो या दो से अधिक तत्व के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। तो मुझे लग रहा है शायद आपको ध्यान रखना होगा कि यौगिक क्या होता है। ये वो शब्द हैं जो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। तत्व, अणु, परमाणु। तो ये नॉर्मली बेसिक हम लोग, कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आगे के बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, ये शब्द शायद नहीं आ रहे होते हैं। इसलिए मेरी साइड से ये प्रयास रहेगा कि जब तक स्टडी पे लैब आता है तब तक हम लोग इस तरह से ये सारे शब्द जो है, जो मुझे लग रहा शायद आने चाहिए, वो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हमने उपधातु आपको पढ़ाया। अब यौगिक के बारे में आपने जाना, यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है, यौगिक या कंपाउंड। यौगिक या कंपाउंड को सामान्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और दूसरा अकार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। बहुत अच्छा लग रहा मुझे उसके बाद में पढ़ाकर आपको, जिसे हम इनऑर्गेनिक यौगिक कहते हैं, जिसे हम इनऑर्गेनिक यौगिक कहते हैं। एक बार फिर से, यौगिक या कंपाउंड को दो भागों में बांटा गया है, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। वो सभी यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। लाइक जैसे उदाहरण CH4 मेथेन गैस आपका कार्बनिक यौगिक है, C2H6 एथेन गैस आपका कार्बनिक यौगिक है, CH3COOH एसिटिक एसिड आपका कार्बनिक यौगिक है। एंड ETC, नीचे जगह नहीं इसलिए बहरहाल ऊपर हमें लिखना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कार्बनिक यौगिक उन यौगिकों को कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, जिसमें कार्बन उपस्थित होता है। और अब शायद मुझे लग रहा है समझ गया होगा कार्बनिक यौगिक में क्या होगा। इसमें अकार्बनिक यौगिक उसे कहा जाता है जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। लाइक जैसे NaCl, नमक, H2O ये आपका कार्बनिक यौगिक है। और इस प्रकार से कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, सोडियम सल्फेट एंड ETC। एक बार फिर से हम लोग यहाँ जानेंगे, यौगिक दो प्रकार के थे। कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन उपस्थित होता है, मेथेन, एथेन, एसिटिक एसिड एंड ETC, इस तरह से कई पदार्थ होंगे। और अकार्बनिक यौगिक वे पदार्थ होते हैं जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, कार्बन उपस्थित नहीं होता है। चूँकि केमिस्ट्री है, कल भी हमने आपको बताया था, अपवाद मिल जाते हैं कुछ इस तरह से। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है लेकिन ये आपका अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि इसमें गुण जो है वो आपके अकार्बनिक यौगिक से मिलते हैं। साइनाइड के जितने भी कंपाउंड हैं उसके बाद में साइनाइड के, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड, ये आपके सभी अकार्बनिक यौगिक होंगे, अकार्बनिक यौगिक होंगे।
बाइकार्बोनेट जितने भी होंगे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी आपके अकार्बनिक यौगिक होंगे, इनमें सभी में कार्बन उपस्थित है। अब चूंकि ये किसी ने कहा कि सर ये तो आप ये समझ ही नहीं रहा क्या कह रहे, इसमें कह रहे हैं सर कार्बन है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी उनमें अकार्बनिक के गुण हैं, जिनमें अकार्बनिक के गुण होंगे तो उन्हें अकार्बनिक यौगिक ही कहा जाएगा। फिर जल्दी से बार जानेंगे हम लोग, जिसमें कार्बन उपस्थित है और कार्बनिक यौगिक के गुण हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहा जाएगा, और जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं है या कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बनिक यौगिक वाले गुण नहीं हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। मुझे लग रहा है शायद ये शब्द समझ में आ गया होगा कि यौगिक किसे कहा जाता है। आज सबसे पहले शब्द हम लोगों ने उपधातु के बारे में पढ़ा। शायद इससे मुझे लग रहा है वैसे यदि कोई स्टूडेंट लिखना चाह रहा हो तो जहाँ मेरी वीडियो चल रही है उसे रोक के लिख सकता है या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ऐसा हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने आज उपधातु को पढ़ा और उसके बाद में अभी हम लोगों ने यौगिक और साथ में यौगिक के प्रकार जो दो थे, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक को पढ़ा। कई स्टूडेंट को आ रहे हैं, अच्छी बात, यदि नहीं आ रहे हैं तो इन्हें लिख लें, आपको ये काम देने वाले हैं। उसके बाद में दो शब्द और हम लोग यहाँ सुनते हैं, एक होता है स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मितीय यौगिक, स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, और एक आपका होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री। मुझे लग रहा है शायद आप समझ रहे होंगे। दो शब्द और भी यूज होते हैं, कई बार क्लास में हम जब पढ़ाते हैं तो इस तरह से दो शब्द यदि हम बोलते हैं तो शायद मुझे लग रहा है कुछ को आ रहे होते कुछ को नहीं आ रहे। तो ये भी यौगिक के एक तरह के दो भाग हैं, एक आपका रस समीकरण मितीय, रस समीकरण मितीय जिसे स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं, और एक आपका अरस समीकरण मितीय कंपाउंड। तो दो तरह के हम लोग देखेंगे। अभी देखिए, रस समीकरण मितीय स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड उन्हें कहा जाता है वह यौगिक जिसमें तत्वों का संगठन, वह यौगिक जिसमें तत्वों का संगठन निश्चित अनुपात में होता है, डेफिनेट रेशियो में होता है, निश्चित अनुपात में होता है। वह यौगिक जिसमें तत्वों का संगठन निश्चित अनुपात में होता है उसे स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मितीय यौगिक कहते हैं। जैसे आपका H2O रस समीकरण मितीय है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित है। ऐसे ही आपका NaCl नमक, ये भी आपका रस समीकरण मितीय है, इसमें और सोडियम और क्लोरीन का अनुपात निश्चित है। मुझे लग रहा है शायद समझ रहे होंगे। अब शायद वहाँ से मुझे लग रहा है कि अंदाज़ा लगा लिया होगा कि नीचे क्या होने वाला है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें शायद हम ना भी बताएं तो भी मुझे लग रहा है कि नीचे वाली परिभाषा आ रही होगी, जिसमें तत्वों का संगठन निश्चित नहीं होता है उसे अरस समीकरण मितीय नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे Fe0.98O। अब यदि किसी को लग रहा है सर ये Fe0.98O या इसे हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, और इसके बाद में यदि ये किसी को समस्या है तो सॉलिड स्टेट एक टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे, और सॉलिड स्टेट टॉपिक पढ़ाएंगे, वहाँ पर हम इस तरह की जानकारी देंगे। चूँकि ये दो शब्द कंपाउंड से जुड़े हुए थे इसलिए हमने अभी आपको पढ़ा दिया। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड वो जिसमें एलिमेंट्स या तत्व का संगठन जो है वो डेफिनेट रेशियो में होगा, लाइक जैसे H2O आपका जहाँ पर निश्चित अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, और जहाँ पर तत्वों का संगठन निश्चित अनुपात में नहीं होगा उसे आपका अरस समीकरण मितीय कहा जाएगा। तो अभी तक कभी क्लास हुई और हमने आपसे पूछा कि यौगिक किसे कहते हैं तो आपको आना चाहिए यौगिक कहाँ, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। अब उस दौरान समस्या किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। और यौगिक के बाद यदि हमने आपसे पूछा यौगिक के प्रकार कितने, सामान्यतः दो प्रकार इससे होते हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक। इसमें कार्बन होगा कार्बनिक, और इसमें कार्बन नहीं होगा उसे अकार्बनिक यौगिक कहा जाएगा। साथ ही दो शब्द यौगिक से ही जुड़े हुए थे, रस समीकरण मितीय यौगिक और अरस समीकरण मितीय यौगिक। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें शायद ये पहली बार सीखने के लिए मिला हो, और जिन्हें आ रहा होगा बहुत अच्छी बात ये मेरे लिए भी और उनके लिए भी। आज हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, बीच बीच में हम बताते हुए चलते हैं। उसके बाद में सेमी मेटल जिसे उपधातु कहा जाता है, उसके बाद में यौगिक के प्रकारों के बारे में जाना। जो केमिस्ट्री में शब्द यूज़ हो रहे हैं वो हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। एक शब्द यूज़ और होता है जिसे कहा जाता है परमाणु, जिसे परमाणु या एटम्स इसे बोलते हैं।
तो परमाणु किसे कहा जाता है? मुझे उम्मीद है शायद कुछ याद आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ देखते हैं कि परमाणु किसे कहता है। किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ऐसे सूक्ष्मतम कण को ही परमाणु कहा जाता है। एक बार फिर से, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, ऐसे सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहा जाता है। बेसिकली हम यदि ये कहें एक छोटा सा कण, कुछ उदाहरण हम आपको दिए दे रहे हैं, जैसे शायद मेरी बात आपको समझ में आए। गोल्ड Au आपका परमाणु है, और उसके बाद में Na सोडियम आपका परमाणु है, C कार्बन आपका परमाणु है, और उसके बाद में इसी तरह से Mg मैग्नीशियम आपका परमाणु है, Ca कैल्शियम आपका परमाणु है। ये तत्व तो मुझे लग रहा है आज हम आपको होमवर्क भी देंगे, और उसके बाद में उम्मीद करेंगे कि आप 1 से लेकर 30 तक परमाणु क्रमांक सारे स्टूडेंट्स याद कर लें। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हम लोग जो अब जिनका लॉकडाउन में या जो अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं, उनके मन नहीं लग रहा था, कोई काम नहीं मिल पा रहा था, तो इस तरह से जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी बहुत सारा हम आपको होमवर्क भी बीच बीच में देते रहेंगे, इससे आपका मन जो है लगातार लगा रहेगा। गोल्ड Au सोडियम Na C कार्बन Mg मैग्नीशियम और ये Ca कैल्शियम, ये सारे परमाणु हैं। अब ये ध्यान रखना, N2 नाइट्रोजन परमाणु नहीं है, O2 ऑक्सीजन परमाणु नहीं है। अब ये क्यों नहीं, वो हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में सीधे भाग नहीं लेता है। वो हम उसका कारण भी आपको धीरे धीरे बताएंगे। अभी हम लोग यह जानते हैं, किसी शुद्ध पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उससे परमाणु कहते हैं। कुछ उदाहरण हमने आपको दे दिए, और कुछ उदाहरण उधर भी आपको बता दिए। नाइट्रोजन जो है वो परमाणु नहीं है, वो मॉलिक्यूल या अणु है। इसके बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे, समझ में आ गया होगा शायद, मुझे लग रहा है। लिख लीजिए इसे, और लिखने के बजाय आप स्क्रीनशॉट भी इसे ले सकते हैं। हो गया होगा मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, 3 महीने से अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी, क्योंकि जिसकी आदत हो 10-10 घंटे पढ़ाने की और लगातार सुबह से लेकर शाम तक काम करने की, अब ये तो फ्री रहें तो फिर उसके बाद में अच्छा नहीं। और अब बारी आती है कि परमाणु के आगे ये शब्द हम लोग पढ़ेंगे। अणु किसे कहते हैं, ये हम लोग यहाँ देखेंगे। यौगिक या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। यौगिक या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ऐसे सूक्ष्मतम कण को ही अणु कहा जाता है। तो मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा। यौगिक या तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में डायरेक्टली भाग नहीं लेता है, ऐसे सूक्ष्मतम कण को ही अणु कहते हैं। इनके कई भाग होते हैं। एक परमाणु कण जैसे हीलियम, 2 परमाणु कण जैसे नाइट्रोजन, आप ये देख रहे होंगे, और बहुपरमाणु कण जिसमें 2 से ज़्यादा परमाणु होते हैं। तो मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। एक सबसे ज़्यादा, यदि किसी को लगे सर आपने नाइट्रोजन को सामान्य अवस्था में लिखा, मैथेन को भी, लेकिन हीलियम को बंद क्यों किया, और उसका कारण ये सबसे ज़्यादा जो है स्टूडेंट को डाउट रहता है कि शायद हीलियम परमाणु है, लेकिन हीलियम परमाणु नहीं है, हीलियम अणु है। ये ध्यान रखना है, यह एक परमाणु का अणु है। ये नॉर्मली हम लोग यहाँ जानेंगे। तो आज काफ़ी सारा कुछ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला। सबसे पहले उपधातु के बारे में पढ़ाया, और उसके बाद में यौगिक और यौगिक के बारे में पढ़ाया गया, और फिर मुझे लग रहा है कि परमाणु जिसे हम एटम बोलते हैं, और उसके बाद में हम लोगों ने अणु के बारे में पढ़ा। तो मुझे उम्मीद है शायद आपको ये समझ में आया होगा। कल हम आपको सिखाएंगे सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, Na2SO4, K2SO4 या Na3PO4, ये सूत्र बनाए कैसे आते हैं ये हम आपको सिखाएंगे। उम्मीद है कि शायद कल की क्लास आपको और बहुत अच्छी लगेगी। पर डे कुछ ना कुछ हम आपको पढ़ा रहे हैं, सब जो है बेसिक चीज़ें हैं जो नॉर्मली बेसिक आनी चाहिए हमें। और बाकी जैसे ही ये ऐप आता है, आप समझ रहे हो, जो कल आए होंगे, जिन्होंने कल मेरी क्लास ली होगी, उन्हें तो पता ही होगा कि ये क्या है। बाकी यदि कोई क्लास नहीं ले पाया तो एक ऐप बहुत जल्दी आने वाला है प्ले स्टोर पर, जिसका नाम स्टडीबिल है। वहाँ आपको रेगुलर व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको क्लास में महसूस होता था।
नोट्स आपको PDF मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और चूँकि भरी क्लास में पढ़ाने और खाली क्लास में पढ़ाने में थोड़ा अंतर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोगों को सीखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद है आपको लगातार बेहतर मिलता चला जाएगा। थैंक यू।